अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स और एक तरह से बहुत अहम बात इस बात को भी कहा जा सकता है कि आने वाले चीफ जस्टिस का अभी से नोटिफिकेशन यानी 3 माह पहले से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि सीनियरिटी के हवाले से ये सबको पता भी था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर हुकूमत ने 3 माह पहले ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है। अमिड ऑल दिस एक बहुत अहम मामला जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो ट्रायल चलने का मामला है, खासतौर पर 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके हवाले से वो अंडरवे है, और जो इस हवाले से जो दरख्वास्तें आई हैं इस पूरे इस अमल के खिलाफ के ये जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले, उसको अब 9 रुकनी नाजरीन एक भारी भरकम बेंच सुन रहा है, जिसमें इनकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा वो भी इस बेंच का हिस्सा है, अलॉन्ग विद 8 अदर्स। बहुत मायानाज और बड़ा भारी भरकम ये बेंच है। बहुत सारे मामलात इस वक्त हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अपने ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जिसमें इलेक्शंस का मामला भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल जो वहां पर चैलेंज हुआ था उसका भी फैसला महफूज हो गया है, लेकिन बीच में कुछ गर्मियों की तातीलात हैं। लेकिन इसके बाद क्या कुछ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें आने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा अहम मामला है जो कि हम डिस्कस करेंगे। और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हवाले से भी नाजरीन जो जराये के हवाले से कोर्ट होती हुई खबरें चल रही हैं कि बजट के ऊपर मामला ठन गया है, और बाकायदा तौर पर अब तो वजीर आला सिंध कह चुके हैं कि बिलावल साहब खुश नहीं है, मजीद जो एलोकेशंस हैं वो बढ़ाई जाएं। क्या ये बढ़ाई जाएंगी तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और इज इट मोर टू देन व्हाट मीट्स द आई? जो नजर आ रहा है क्या उससे कोई आगे की बात है? तमाम बातें आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने बहुत मोअज़्ज़ज़ शुरका का रुख करती हूँ, जो कि तमाम जो सियासी पार्टीज हैं उनके व्यू पॉइंट्स भी हमारे साथ हैं, और लीगल एक्सपर्टीज, न्यूट्रल नॉन पार्टिजन एक्सपर्टीज भी हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट वजीर मुमलिकत, ज़ाहिर काबीना को भी और पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस अपनी जमात के स्टॉलवर्ट होते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। चौधरी जाफर इकबाल साहब नाजरीन, साबिक वफाकी वजीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, अपनी जमात से बहुत एक बुलंद बांग आवाज हमारे साथ मौजूद हैं, और द की पार्टी विच इज इन द गवर्नमेंट दैट इज द पीएमएलएन, उनकी नुमाइंदगी हमारे साथ आज करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू आपकी तशरीफ आवरी के लिए। डॉक्टर मुराद राज साहब नाजरीन, तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी बात में। और आजकल जो एक चीज चल रही है इलेक्शंस और प्री इलेक्शन जो एक गहमा गहमी है, उसके हवाले से नई पार्टीज की आमद और मजीद भी कोई नाम आने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट कि हम डॉक्टर मुराद से जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर मुराद राज। इट्स बीन अ वाइल कि आपको मैंने होस्ट किया है, सो आई एम प्लीज टू हैव यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राजा आमिर अब्बास साहब नाजरीन, तमाम तर अपने इस मामले पर लीगल पर्सपेक्टिव्स और तज्जिए तबसरे के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपसे भी जाहिर है बहुत जो कलीदी मामलात इस वक्त अदालत में चल रहे हैं उनके अहवाल और ऑब्वियसली पॉलिटिकल अहवाल जानेंगे। बात का आगाज आपसे करना चाहती हूँ कुंडी साहब। आज एक और बड़ी अहम खबर यह है कि खोसा साहब और एतजाज एहसन दोनों की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। नासिर शाह साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा खोसा साहब ने पहले ट्वीट की, उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपने उनकी हॉल ऑफ शेम में उनकी तस्वीर आपने वहां भी लटकाई है, तो ये कुछ ज्यादा ओवर द बोर्ड नहीं चले गए आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खोसा साहब हो या एजाज साहब हमारे पार्टी के एक बहुत पुराने लीडर्स हैं, हमारा सरमाया पार्टी का। लेकिन कुछ अरसे से अगर आप देखें कि पार्टी की जो कहें जो पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू से हट के बात कर रहे थे। माजी में भी एजाज साहब चेयरमैन पीटीआई से मिलने गए थे, और उन्होंने कहा मेरे पड़ोसी में मिलने गया था। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर आप किसी की इजाज़त करेंगे तो हम नॉर्मली जब जाते हैं पार्टी लीडरशिप से इजाज़त लेते हैं कि हमने किसी दूसरी पार्टी के अगर आप लीडरशिप से, बाकी उस पर नहीं है। अगर बाकी जो हमारे जो दोस्त हैं या जो होते हैं उनके पास हम गमी खुशी में भी जाते हैं बाकी। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ बाहर करी। अगर मैं एक शख्स के अपने पार्टी के ओपोनेंट की इजाज़त करने के लिए जाऊँ, खासकर उस पार्टी के चेयरमैन, उसके घर के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और इस किस्म की हो जिस पे आप मतलब है कि उसको बड़ा एक किस्म का अप्रिशिएट है, तो डेफिनेटली उसके बाद अब ये इशू हुआ, डेफिनेटली पार्टी डेफिनेटली नेक्स्ट सीसी में इस पर डिस्कशन भी होगी। लेकिन जो आपने कहा कि वॉल ऑफ शेम, इस पे मैं जो है मुझे थोड़ा सा आपको एतराज है कि कम से कम अगर मैं पार्टी के एक तर्जुमान हूँ या पार्टी के एक अहदेदार हूँ या पार्टी के
एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे अगर ये वर्कर करे तो उसकी जज्बात को हम दे सकते हैं। लेकिन जब आप इस ओहदे पे आ जाते हैं, जब आप पार्टी के एक तर्जुमानी कर रहे हैं या पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट है ऐसे हैं, तो फिर आप बहुत संजीदा होते हैं और आप में बहुत बर्दाश्त होता चीज़ होती है और आप ये एक्ट नहीं कर सकते। आप वर्कर से एक्ट एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन इससे नहीं कर सकते। मतलब उनको हॉल ऑफ शेम में उनको नहीं जाके लटकाना चाहिए था? नहीं, हमारे अपने पार्टी के मसाइल हैं, हमें खुद मतलब इस पे जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए और ये चीज़ें उनसे उन्होंने गलत वो किया, उसके बावजूद भी मैं समझ ये चीज़ ये अप्रोप्रिएट नहीं था आपका। बड़ा एक हमेशा आप कैंडिड गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कुंडी साहब आप कितने नाराज हैं? चौधरी साहब सामने बैठे हैं, मैं पूछ लूंगी उनसे, ये आपको कितना मनाएंगे? गवर्नमेंट से आप कितने नाराज हैं? जराये के हवाले से आज इस हद तक खबर चल गई है कि बजट के बाद, बजट अप्रूव होने के बाद शायद आप अपनी राहें भी जुदा कर लें। इस पे आपकी दुकान नहीं चलनी, कोई और चीज़ ढूंढ लें, ठीक है? हमने नहीं चलानी। अच्छा। हमने नहीं चलानी, हम तो आपकी कह रहे हैं, आपकी तो चलती रहे, हमारी तो बंद हो जाए। देखिए 13 जमातों की हुकूमत है जी। 13 जमातों में डेफिनेटली इश्यूज होते हैं। हाँ। और इश्यूज जो है वो बैठ के सॉल्व हो जाते हैं और हमारी पार्टी के अंदर भी इश्यूज होते हैं। हम पार्टी की मीटिंग्स में, कोर कमेटी में, सीसी में उसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन बाहर हम डिस्कशन नहीं करते। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हाँ पार्टियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्पॉयलर्स होते हैं कि जो कहते हैं कि जो मैं भी आपके प्रोग्राम में बैठूँ और मुझे या मैं प्रेस में मैंने कोई खबर बनानी है तो मुझे कैसी आप लोग जैसे होते हैं आप लोगों को वरगलाते हैं कि आप चिटखारे, मतलब आपसे मिलाद मीडिया, मतलब आपको मैं नहीं कर रहा कि आप कोई मीडिया चिटखारे। वैसे सबसे पता है सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, सबका नजला मीडिया पे गिरता है। ये तो आपका ख्याल है ना, आप लोग जो काम करते हैं हमारी भी दुआएं। खुदा ना खास्ता कुड्डी साहब, हमने तो नहीं कहा था बिलावल साहब को कि वो बोलें, और उन्होंने जो बात आप लोग मतलब वरगलाते ये ना कि कोई चिटखारदार खबर दे दें ताकि आप मुझे बोलेंगे कि खबर दे दें ताकि हम आपको वो आप बुलेटिन में चलेंगे और न्यूज में चलेंगे और ये करेंगे। लेकिन मैं वो कहता हूँ कि वो स्पॉयलर्स होते हैं। देखिए 13 जमातों की हुकूमत को चलाना एक आसान काम नहीं है। हम भी 2008 से 13 तक भी उस पार्टी की हुकूमत थी, इत्तेहादी जमातों को हम भी लेकर चल रहे थे, बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। हमारे अपने पार्टी के लोग अपनी पार्टी लीडरशिप से खफा होते थे कि जी आप देखें उस जमात को आप राजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पोजीशन को राजी कर रहे हैं, लेकिन हमने हुकूमत भी चलानी थी। ठीक है, हमारे छोटे मोटे इख्लाफात होते रहते हैं, सीरियस बात नहीं। और हम बैठ के मसला देखिए, हमारे डेलीगेशन पहले भी वज़ीर आज़म साहब से मिला, उनकी डेलीगेशन से मिला चंद दिन पहले जी। परसों भी शाम को दोबारा एक मीटिंग हुई। हमारे इशूज थे, मेजॉरिटी इशू सॉल्व हो चुके हैं, थोड़े बहुत इशू रह रहे हैं। वज़ीर आज़म जब मुल्क से बाहर आज गए वापस आएंगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे। लिहाजा आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नहीं, हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि आप लोग चलते रहें, क्योंकि कोई तो हुकूमत चलती रहे, या तो कुछ चलता ही नहीं है चौधरी साहब। इस मुल्क में चलने से पहले दुकान बंद तो मना लिया गया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने एक बात की है। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, कुंडी साहब कह रहे थे कि मीडिया स्पॉइलर है और काफी दफा कुछ नहीं, मैं कुछ हमारे पार्टी के दोस्त होते हैं, पार्टी के, हाँ, हर पार्टी में लोग होते दोस्त। लेकिन राणा साहब ने खुद कहा है, और उन्होंने कहा कि ये बातें तो पहले से डिस्कस हो चुकी थी। जब बिलावल साहब ने इसका ऐलान किया उससे पहले से ये डिस्कस हो गई थी, क्लियर हो गई थी। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा और फिर मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तकरीर करने से, जिस तकरीर का बहुत ज्यादा शोर उठा है, उससे पहले इख्तलाफात हल हो चुके थे। उससे पहले ही पीपल्स पार्टी की जो आला सतही कमेटी है वो वज़ीर आज़म से मिल चुकी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मालूम था उस वक्त जो मुतालबा, जो शिकायत वो करने जा रहे हैं वो हल हो चुकी है, हल हो जाएगी। चौधरी साहब, आपके पास कोई ऐसी इत्तला है कि पहले ही PMLN ने मसले हल कर दिए थे, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि उन्होंने जलसे में जाके अपने गिले शिकवे वहां पर जो ऐलान किया बिलावल साहब ने? ये कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा है और बजट अप्रूवल में यकीनन उन सबका उनकी इनपुट भी और उन्होंने वैलिडेशन की, तभी कौमी असम्बली में आया। अगेन कौमी असम्बली में फिर हमारे पास ये मौका है कि अगर कोई चीज किसी जगह रह गई है या किसी को मजीद कोई ऐड करनी है, कुछ माइनस करना है, तो हमारे पास गुंजाइश है बजट अप्रूवल से पहले हम कर सकते हैं। पार्टीज दोबारा बैठेंगी और कर लेंगी। जी 100% हो जाएगा। जहां तक ये बात है बिलावल साहब सिंध की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मेरा एक हलका है लाला मूसा गुजरात, जब मैं अपनी पार्टी के अंदर बैठता हूँ तो मैं बड़ा सीरियस होता हूँ उस हलके के बारे में। आज वजीर आला साहब ने कहा है, मैं मुतालबे भी करता हूँ कि वो खुश नहीं है अभी भी बिलावल साहब, तो यानी कि ये जो 25 अरब एलोकेट हुए हैं उससे बढ़ानी पड़ेगी एलोकेशन। जी देखिए, क्यों नहीं, देखिए, और मैं वही बात है ना, जो अपने हल्का वो सिंध को रिप्रेजेंट और कौन करता है, उनका हक है कि वो डेफिनेटली वो करें, और हमारा फर्ज है कि हम वो बात सुने भी, और जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उनको मुशावरत से मजीद भी अगर बढ़ाना पड़े तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और बात है चौधरी साहब, आप क्योंकि हमेशा एक बड़ा ना आपने ऑनेस्ट बात की है जो आपके दिल में हुई है, आपने बहुत ज्यादा कोई पार्टी लाइन
मैंने मुराद राज साहब को इंट्रोड्यूस कराया, आईपीपी की नई जमातों की बात की, उस पर आप कुछ मुस्कुराए? जी वजह? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मुस्कुराया कि मैंने 2002 में अमली तौर पे सियासत शुरू की, तो तब हमने नारा सुना पहले पाकिस्तान का, फिर हमने नया पाकिस्तान देखा और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो ये सब एक ही है। आपको किसी पे भरोसा नहीं है? नहीं मतलब सब एक ही है ना जी। आप लिस्ट निकालें ना, आप लिस्ट निकालें कि जो मुशर्रफ साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे हैं, अलीम खान साहब लीड कर रहे हैं, क्या ये मुशर्रफ के साथ नहीं थे? क्या ये फिर नया पाकिस्तान में नहीं थे? तो अब ये कौन सा नया कारनामा अंजाम देंगे? अच्छा, एक मैं ये समझता हूँ, जी बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझसे कोई इख्तलाफ करे भले करे, जिस पॉलिटिकल वर्कर की और पॉलिटिकल लीडर की अपनी राय नहीं और वो अपनी राय के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, उसे हक नहीं है कि वो नारा अवामी नुमाइंदगी का लगाए। अच्छा, ये आपने बड़ी एक बरमला सी आपने बात की है कि अपनी अपनी विजन के लिए, अपने नजरिए के लिए कुर्बानी जो नहीं दे सकता उसको हक नहीं है। डॉक्टर मुराद राज, मैं आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ। अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपने सुना, चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कहा कि ये वही लोग हैं, कभी मुशर्रफ साहब के साथ, कभी पीटीआई के साथ, और अब एक नए नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान के तहत आप तर्जुमान हैं उस जमात के। पहले आप एक बात फरमाएं, फिर मैं अता तारड़ साहब की बात सुनाती हूँ, जो वो आईपीपी से आइंदा होने वाले कोएलिशन, पॉसिबल कोएलिशन के बारे में कर रहे हैं, तो वो मैं सुनाती हूँ, लेकिन आप प्लीज इस पे पहले रिस्पॉन्ड कीजिएगा और अपना नुक्ता नजर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे आप ये देखें कि पहले जब काफ लीग बनने से पहले ये सारे नून लीग में थे, फिर काफ लीग बनी तो 90% प्लस नून लीग के लोग काफ लीग में चले गए, फिर जब उनकी जान वहां से जरा छूटी तो फिर वापस नून लीग में आ गए। सो इसलिए बैठ के बात करना बड़ी आसान होती है, अपनी हिस्ट्री भी देख लेनी चाहिए कि किस तरह चीजें चल रही हैं। एट द अदर डे उसमें वैसे ही आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। मैं आपको वैसे बताऊं कि देखें, आप अगर पार्टी चेंज भी करते हैं, मैं 15 साल एक पार्टी के साथ था। जी जी, एक और आपने इंसिडेंट हुआ बाकायदा डॉक्टर मुराद राज, जिसकी वजह से हम- प्लीज लेट मी ऑल्सो ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि आपके साथ हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, आप बहुत जोश और वलवले से आप दिफा करते थे पीटीआई का, पीटीआई चेयरमैन का, और आपने अभी भी जब पार्टी छोड़ी तो आप आबदीदा हो कि आपने बाकायदा पार्टी छोड़ी। और दूसरी चीज ये है, कहीं पे भी आपने 15 साल लगाए हो, आपकी मैंने अपनी पर्सनल फैमिली ज्यादा पिछली पार्टी की फैमिली को एक समझा और उनको प्रायोरिटी दी। और जब आप पार्टी अगर बदलते भी हैं तो इसमें पता नहीं इतना बड़ा गुनाह क्या समझा जा रहा है पार्टी को छोड़ना। और आप जब छोड़ते हैं और आप नई पार्टी अगर आपने कोई ज्वाइन की है, यहाँ पे 100% लोग वही हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, जिनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ। दूसरी चीज, अगर आपने ये फैसला कर लिया तो आपको ओन करना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। हाँ। इसलिए मैं समझता हूं कि पहले आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, मगर अगर आपने फैसला ले लिया है तो यू शुड ओन इट। यानी यू टर्न लीडर की निशानी नहीं है इन योर व्यू? फैसला ले ले तो उस पर यू टर्न ना ले। बात नहीं है। नहीं, देखें, कई दफा आप जल्दी में फैसले कर जाते हैं, कई दफा इमोशनल डिसीजंस हो जाते हैं, कई दफा गलत फैसले हो जाते हैं, आपके एडवाइजर गलत होते हैं, तो आप गलत फैसले कर लेते हैं। तो यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है पॉलिटिक्स में, सबने लिए में, जो इस शो पे भी हैं और जो शो पे नहीं है, सबके लीडर्स ने लिए में एट सम पॉइंट और द अदर, मगर वो कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं ठीक है, क्योंकि कई जगह नजरियात का यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता इन योर व्यू? ऐसा नहीं होता जैसे नजरियात के बारे में चौधरी साहब ने बात की ना, कि अगर आप एक नजरियात के साथ स्टिक करते हैं तो फिर आप कम ये वाली चीज करते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे अपना नजरियात प्यारा है, पार्टी और नो पार्टी डजंट मैटर। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जी जरूर। मुझे 15 साल हो गए पॉलिटिक्स करते हुए, ठीक है, 2007-8 से कर रहा हूं। अब जो मैंने अपने हल्के वालों के लिए किया वो, और जो मैंने जब मैं सूबाई वजीर था एजुकेशन का, जो मैंने आम आदमी के लिए किया, अब मैं क्योंकि पार्टी चेंज कर ली है तो इसका मतलब है कि मेरा नजरिया चेंज हो गया। अब मैं आम आदमी के लिए कुछ नहीं करूंगा, अब मैं अपने हल्के वालों के लिए कुछ नहीं करूंगा। जो आपका माइंडसेट है और जो आपकी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बदल लेंगे क्योंकि आपने पार्टी चेंज मुराद कर साहब, ली। एक और इस तरह आपसे तो अर्ज नहीं ये कि होता। ये डिसीजन जाहिर है 15 साल बाद, और इतना आपने यकीनन आपने अपनी स्ट्रगल बताई, तो कुछ ना कुछ तो कोई रीजन या कोई रैशनल तो होगा ना जिसके बेसिस पर ये डिसीजन आपने लिया और आपने बाकायदा आबदीदा होकर अपनी पिछली पार्टी छोड़ी। देखें, जब बात 9 मई पे आ गई तो मैं उस माइनॉरिटी में था पार्टी के अंदर भी। प्रोटेस्ट मैंने 15 सालों में से प्रॉब्ली 12 साल सड़कों पे ही गुजारे, तो एहतजाज के अंदर। बिल्कुल, तो मैं आपको ये बताऊं आपकी कि पास पार्टी का मैं तो बहुत एक हमेशा तवील एक है तजर्बा एहतजाज वगैरह में। तो
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک لمٹ تک ہم احتجاج کے اوپر لوگ ایگری کرتے تھے. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ملک کو جلتا ہوا دیکھے. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ احتجاج کو لے جائیں. احتجاج کرنا ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اور آپ وہ ریکارڈ کرواتے ہیں ایز اپنا احتجاج. ریکارڈ کروانے کے بعد سب کچھ میز پہ بیٹھ کے ہی سیٹل کرنا ہوتا ہے. بیٹھ کے مسئلے میز پہ سیٹل ہوتے ہیں, سڑکوں پہ سیٹل کبھی بھی نہیں ہوئے. میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ میں نے 12 سال سڑکوں پہ گزارے ہیں, سو مجھے پتا ہے, اور ہر ایشو پہ گزارے. اور آپ کو 9th میں جس نہج پہ چلا گیا وہ احتجاج, اس سے بیسکلی پرابلم آپ کی ارائز ہوئی, اور دین یو ٹک دا ہارڈ ڈیسیژن, یہ جو ایک آپ مشکل فیصلہ تھا آپ کے لیے. ایبسولوٹلی بڑا مشکل ڈیسیژن تھا, مگر کہ آپ نے پہلے دیکھنا کہ کس ایکسٹریم پہ چلے گئے. راجہ عامر عباس صاحب, ملٹری کورٹس میں اب ٹرائل جو ہونا ہے اس کو متعدد درخواستیں ہیں جو چیلنج کر رہی ہیں. 9 رکنی بھاری بھرکم بینچ اس کو سن رہا ہے. واٹ ٹو ایکسپیکٹ؟ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے, ٹرائی کرنا چاہیے ملٹری کورٹس میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ دو بڑے ڈسٹنٹ قسم کے اوپینینز ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اور قاضی فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس ہونے والے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم اپنی سپریم کورٹ کی عدالتی ہسٹری دیکھتے ہیں تو 2 بڑے اہم فیصلے ہیں. ایک لیاقت کا کیس ہے اور دوسرا ہے 2015 میں جس میں قاضی صاحب بھی غالباً تھے, اور اس میں آلریڈی ایک میں 8 رکنی بینچ تھا, اس میں ہولڈ کر چکی ہے سپریم کورٹ کے جو سویلین ہیں ان کا جو پیرالل ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہے وہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ فیصلہ 8 رکنی بینچ دے چکا ہے. اس کے بعد جب 2000 اس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جب یہ ایک اور اس کے ثانیہ پشاور کا جب ہوا APS کا, تو اس کے بعد جو امینڈمنٹس کی آئین پاکستان میں, ان امینڈمنٹس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا کہ اگر چلانی ہے ملٹری کورٹس میں انڈر دیز سرکمسٹانسز, تو پھر انہوں نے آئین میں امینڈمنٹ کر کے ایک راستہ دیا 2 ایئرس کے لیے, فردر 2 سال کے لیے دیا. اس میں ایک سنسیٹ کلوز تھی کہ آفٹر 2 ایئرس یہ لیپس ہوگا, یہ کنٹینیو نہیں کرے گا. واٹ واز دا پرپز کہ جب آئین میں انہوں نے سنسیٹ کلوز دی کہ جناب اس کو ہم آگے ایکسٹینڈ کرنا نہیں چاہتے, ہم جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم, آپ کو یاد ہوگا رضا ربانی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے, روتے ہوئے انہوں نے انیشیلی وہ سائن کیا تھا, اور آج کل رضا ربانی صاحب اس کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی اپوزیشن کر رہی ہے, اور عدالتوں میں اگر ہم جی اور عدالتوں کی جو نظیریں ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو قاضی صاحب کے اگر جج بننے سے پہلے کی تحریریں بھی دیکھیں, پھر ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس آیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا نا ملٹری کورٹس پہ, از دیٹ کریکٹ؟ ڈسینٹنگ نوٹس تھا, یس ایگزیکٹلی. پھر جو حدیبیہ پیپر کا کیس آیا اس میں پڑھیں تو وہ اس کیس میں حدیبیہ پیپر سے ہٹ کے انہوں نے مشرف کے دور سے جو یہ کام شروع ہوا ملٹری انٹرونشن کا, اس پہ بہت ڈیٹیل ججمنٹ لکھی. تو اب قاضی صاحب جب ہوں گے اس بینچ میں, اور یہ اتنا اسٹرانگ بینچ ہے باقی ججز کے ہوتے ہوئے بھی, تو ایک چیز ہمیں اب نظر آئے گی کہ جب قاضی صاحب چھٹیوں کے بعد چیف جسٹس بنیں گے تو وہ جو سپریم کورٹ میں ایک پچھلے کافی عرصے سے ایک گروپ بندی سی نظر آئی ہمیں, وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی, وہ بالکل سائڈ لائن ہو جائے گی, اور جو فوکس ہوگا کانسٹیٹیوشنلٹی پہ, کانسٹیٹیوشن پہ, اور آئین گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے نا, حکومت تو یہی چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے 3 مہینے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا. حکومت تو یہی چاہتے ہیں نا, اسی لیے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بیفور ٹائم یہ اعلان کر دیا. جی وہ روٹین میں نکل جاتے ہیں, دیٹ از ناٹ دا ایشو. بننا تو انہوں ہی نہیں ہے, ہی از دا سینئر موسٹ. اور ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں جو ابھی تھوڑا سا ابہام ہے, کافی حد تک ہمیں بڑا اچھا ایک کانسٹیٹیوشن کی طرف جاتا ہوا سرپرائز ہو نظر آئے گا. اور راجہ صاحب گورنمنٹ کے لیے یا کسی بھی جماعت کے لیے, دیکھیے انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا, انہوں نے کسی جماعت کو نہیں دیکھے گی سپریم کورٹ, وہ آئین پاکستان کو دیکھے گی. اور اعتزاز احسن صاحب نے جو بنے ہیں پٹیشنر, انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ بھلے سے اس میں فل کورٹ بنائی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے کوئی جج جن کی ہسٹری رہی ہے
वो कैसे आईन पाकिस्तान के होते हुए इस चीज की इजाजत दे दे कि जी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए. आई सी, ठीक है, So ठीक है. these judgments would be recorded in the history और काजी साहब के आते ही ये जो पहला होगा जजमेंट, उन्होंने एक अपना जो इम्प्रेशन है वो किसी इस वजह से जो अदालत कोई ऑडियो का भी ग्लिच है, मैं ये भी फिक्स करती हूँ राजा साहब, लेकिन आपका पॉइंट बड़ा हमें पर्टिनेंट मिल चुका है. काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा, एक्सपेक्टेड भी यही है, लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और जो अभाम है वो दूर हो जाएगा. एक मीटिंग भी हुई है विद द प्रेजेंट चीफ जस्टिस लतीफ खोसा साहब और एतजाज हसन, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. कुंडी साहब, रजा रब्बानी साहब की स्टेटमेंट हम सबको पता है, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट सेनेट में दी है. पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी, आपका क्या कलेक्टिव ये एक मौकफ है, क्योंकि आप लोग खास तौर पर बड़ा आपने क्योंकि लेफ्ट की सियासत की है, लेफ्ट की पार्टी है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, जरा खुल के अगर बयान करें. देखिए, पहली बात तो है कि मिलिट्री एक्ट इस कानून आइन में ऑलरेडी मौजूद है. मिलिट्री एक्ट को किसी ने भी जो है इस वक्त तक जो है चेंज नहीं किया. जो मिलिट्री एक्ट है वो जो भी हुकूमतें हैं, चाहे वो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो रजा रब्बानी साहब उस वक्त चेयरमैन सेनेट भी थे, जो भी थे, किसी ने भी मिलिट्री एक्ट को जो है वो नहीं छेड़ा. हालांकि 18th अमेंडमेंट और 19th अमेंडमेंट रजा रब्बानी साहब उसके बानी थे, उस वक्त हक था कि उस वक्त ये करते, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई है. अब आप देखें कि जो अदालतों की सूरत हाल है, जब हम पहले भी डिबेट करते थे कि जिस मुल्क में अदल और इंसाफ खत्म हो जिसका क्या हाल होगा, आपने माजी में अदालतों में देखा जिस तरीके से मुजरिम को जी आओ भगत हो रही थी, जिस तरीके से उनकी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी. आप लोग तो खासे नाराज थे प्रेजेंट अदालती अफेयर. वो तो ये था ना कि आपने एहतजाज भी किया था. वो तो एक पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं बन रहा था. जो मुराद राज साहब पाकिस्तान बना रहे थे, वो एक पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें पता चल रहा था कि इस्तेकाम में उस वक्त की बात. अच्छा, उस वक्त एक पाकिस्तान नहीं बना था, दो पाकिस्तान थे. जी. और मुझे पता नहीं कि मुराद राज साहब तो बड़े संजीदा और बड़े अच्छे सियासतदान हैं. उनको 15 साल नहीं पता चला कि जिनके साथ वो सफर कर रहे हैं. बंदा तो 10 दिन भी के साथ सफर कर ले, उसको पता चल जाता है कि किस किस्म के शख्स हैं. हो सकता है 9 मई को उनको ऐसा इंकशाफ हुआ जो उन्हें पहले नहीं, ना तो हुआ. 15 साल का एक टेनोर बहुत लंबा टेनोर था. मैं एक पार्टी में, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक लंबे टेनोर से मेरे वालिद साहब, हमारी फैमिली आ रही है या कोई और बात है, तो मुझे पता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें अपने पार्टी लीडरशिप के मुतालिक. तो ये तो मतलब है कि बंदे को एक महीने दो में पता चल जाते हैं कि मेरे क्या बंदे का, हाँ, क्या तो वो जो है अदालती, उसमें देखें तारीख में पहली दफ़ा हुआ है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आप माजी देखें, हमारे भी स्टेट से माजी में शिकायत रही है. शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी कर दिया गया. हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें, आप जाके ज़ियाउल्लाह के घर पे हमला कर दें, या आप अपने मुल्क की तनसीबात पे हमला कर दें. हम कह सकते थे, लेकिन हमने नहीं कहा. मोहतरमा जो शहीद हुई, हमने उस वक्त भी नहीं कहा कि आप जाकर मुशर्रफ साहब के घर पे हमला कर दें, या आप जाके फौजी अमला या GHQ पे हमला कर वो दें. कहते हैं, अभी भी वो कहते हैं हमने भी नहीं कहा था. कहते वो यही है कि हमने भी नहीं कहा था, लोगों ने खुद ये रिएक्शन दिया. नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है. सारी हम जाके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर कुछ लोग आए, उन्होंने शुरू कर दी. कभी कभी वो डिसोन भी करते हैं, कहते हैं वो बीच में कोई और शरपसंद अनासर आ गए, पार्टी के एजेंसी के लोग आ गए. उनके पार्टी के चेयरमैन थे, और उस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब उनको कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूँ, अब ऐसे न हो कि राजा साहब में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुला लें, उनको बार बार कह रहे थे कि जी आप मेहरबानी करें, आप कह दें कि ये गलत हुआ. हाँ. उसने कहा नहीं, मैं तो, मुझे अगर गिरफ्तार नहीं, उन्होंने कहा ना, एक मिनट ना, अब मैं भी, आप उनकी तर्जुमान तो ना बने ना. नहीं, मैं तर्जुमान नहीं, उनका तो तर्जुमान कोई है ही ऐसे नहीं. ना फिर आपको भी एयरलाइन में सफर करना पड़ेगा. नहीं, अल्लाह खैर करे. एयरलाइन वाले मुराद साहब हैं, मुराद राज साहब के उसमें ये है कि देखें, उन्होंने कहा कि मैं अगर गिरफ्तार होगा तो इलेक्शन होगा. फिर हाई कोर्ट में उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दी, और बाकी ऑडियो जो चीजें हैं वो मौजूद हैं. फिर उसके बाद क्या खड़े होकर उन्होंने ये बात की, कभी कंडेम की ये चीजें. आज उनके वर्कर जो आज जेलों में है, थानों में, मुझे उन वर्कर्स जो उनके बहकावे में है, मुझे उनके साथ हमदर्दी है कि जो आज उसको, वो मतलब उनके लिए एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है. एक लफ्ज करो तो फिर जो लोग कहते थे कि जी ये हम बैठे हुए हैं जमान पार्क के बाहर, हमारी रेड लाइन, हाँ. कुछ एयरलाइन में सफर हो गए. फिर जब शम्मा जा रही थी और परवाने तो नजर भी नहीं आ रहे थे. शम्मा के साथ परवाने भी होते हैं ना, तो शम्मा जब जा रही थी तो उस वक्त परवाने तो होते हैं. शम्मा के साथ परवाने ने भी जल जाना होता है,
जो एटलीस्ट इसमें जो पोएटिक बात है वो यही है। लेकिन चौधरी साहब, आपने नजरियात की बड़ी सारी बात की सर। आपने कहा कि ये एक जाहिर है आपने, क्योंकि हमेशा से आपने एक पार्टी के साथ अपनी एक लॉयल्टी रखी है हमेशा। जिन लोगों का तस्करा मुराद राज साहब कर रहे थे कि वो भी गए PMLQ बनाई, लेकिन ये कि आप तो नहीं थे ना उनमें से, तो यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन मैं आपको अता तारड़ साहब की बात सुनाना चाहती हूँ। पहले उन्होंने कुछ कहा था जहांगीर तरीन साहब के बारे में, अब तो मतलब लाइकली है कि जिनके ऊपर नजरियात के ऊपर आप शक कर रहे हैं सर, हो सकता है कल को आपकी जमात उनके साथ इत्तेहाद कर ले, सीट एडजस्टमेंट कर ले। तो ये सुनिएगा प्लीज, फिर इस पर जवाब दें। चीनी चोरों से सीट एडजस्टमेंट करेंगे सर? देखिए बात ये है ना, चीनी चोर पे जिसने परमिशन दी थी चीनी को एक्सपोर्ट करने की, जब चीनी की किल्लत थी, कीमत ऊपर चली गई, तो डिसीजन देना था उसको जेल में डालना चाहिए चीनी चोरी के लिए। जी, अब तो चीनी चोर वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब नहीं थे, इमरान खान थे, तो यानी इनके साथ तो सीट एडजस्टमेंट के अब इम्कानात ब्राइट हो गए ना। सुना है नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। 3 नुक्तों पे मैं बात करूंगा। एक जो मुराद साहब ने कहा कि जी काफ लीग बनी, तो काफ लीग जो बनी उनके साथ इन्होंने गवर्नमेंट मिलके चलाई, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की, और 90% लोग जो काफ लीग में गए थे वो आज सियासत के अंदर नजर नहीं आते। मैं उंगलियों के ऊपर गिन के दे सकता हूँ जो फ्रंट लाइन है नून लीग की इस वक्त। कोई एक बंदा बता दें जो मुशर्रफ दौर में पीछे हटा हो या भाग गया हो और फिर दोबारा आया और माफी मांगी हो। सारे साथ खड़े रहे। अभी 2017 में जो कुछ हुआ, बहुत सारी बातें यहाँ नहीं की जा सकती, इसके बावजूद खड़े रहे, यहाँ तक खड़े रहे कि जावेद लतीफ साहब, मैं बार बार कोट करता हूँ, शाहिद खाकान साहब, और मैं तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जो उस तरह के पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो हमारे साथी हैं, भाई हैं, लेकिन जिस तरह हम ग्रास रूट लेवल से आए हैं और झंडे उठाना, नारे लगाना, वो नहीं उस तरह से नहीं, वो टेक्नोक्रेट के ज्यादा आप एक 4 साल में देख लें कि कोई एक फर्द हमारा किसी के अहले खाना आए हो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, किसी की अहलिया जानते हैं आप किसी को? शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल, अपना हमजा शहबाज, शहबाज राणा शरीफ। सनाउल्लाह साहब की तो अहलिया आती थी उस टाइम टीवी पे, देखिए उनका बेटा नहीं, कोई बेटी है, अहलिया है, वो आई एक दफा, लोगों ने कोई सवाल किया, उन्होंने आए बात की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आंसू बहाए हों, जुल्म हो गया, मेरे बच्चे पापा को याद कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हों और पापा भी रोने लग पड़े हों। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो परेशान को ना कि अगर ऐसा देखें, ऐसा हो रहा है तो जब आप एक सिलसिला चलते हैं ना, लीड करना, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। जब आपने एक नजरिया सियासी लेके चले हैं, जरा तारीख अक़वाम आलम पढ़े ना, जिन्होंने अपने सियासी नजरियात पे पहरा दिया, कुर्बानियां दी हैं, और अभी फिर अगली बात वो जो काफ लीग में थे वो सारे इनके साथ चले गए। फिर एक इनका जी हमें 9 मई को बहुत जो है ना, इन लोग इस बात पे हम कन्विंस नहीं थे, तो मैं जरा इनको पीछे ले जाता हूँ। जब ये कन्विंस्ड थे, और इस इस्लामाबाद में शायद आपके प्रोग्राम में मैं बैठा था जब PTV पे हमला हुआ था, क्या उस पे मुराद राज साहब उस पे कन्विंस थे ना? जब प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला हुआ था उस पे ये कन्विंस थे, जब पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ था तब ये कन्विंस थे। उस दिन शर्म आनी चाहिए थी, उस दिन इमरान खान को इन्हें छोड़ देना चाहिए था। आज जो कुछ हुआ है 9 मई को, ये ना होता अगर जजेस आरिफ अलवी साहब के और इमरान खान साहब की जमानतें ना लेते, दहशतगर्दी कोर्ट्स में ट्रायल करते, और वजीर आजम हाउस और पार्लियामान, मैं आज भी दावे से कहता हूं 9 मई को जिन जगहों पे गए हैं उनसे ज्यादा ये मुकद्दस है, और ये जो इनको सजा मिली है ये पार्लियामान और अवामी मैंडेट की तौहीन करने की सजा मिली। आपकी सर पार्टी में काश सबका यही मौकफ होता कि वो एक ही लेंस से और एक ही पैमाने से सबको देखते, जिन जिन मौजूद बिल्डिंग्स पे हमले हुए, जैसे आपने पार्लियामान का जिक्र किया। मुराद राज साहब, आपसे सर ये 2 सवालात हैं। कुंडी साहब का भी यही था कि 15 साल में क्या आपने एनालाइज नहीं किया कि ये शख्स यानी कि PTI चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके अंदर ये टेंडेंसीज हैं, और पिछले हमलों का तस्करा किया चौधरी साहब ने, जो कि उनको लगता है उतने ही काबिल मजम्मत थे जितना ये 9 मई वाले हमले थे, उससे ज्यादा बल्कि वो कह रहे हैं, और उन्होंने ऐड कर दिया पार्लियामेंट पे हमला। देखिए मैं आपको ये बताऊं, एक तो जब PTI के चेयरमैन मूव हुए जमान पाक, तो पिछले 6 महीने में कुछ ऐसे लोगों ने बिल्कुल कब्जा कर लिया उस जगह पे कि जो एडवाइजर थे वो दिन रात वो ही सिर्फ अंदर होते थे, वो ही सिर्फ कान में बात करते थे, रेपिटेशन बातों की हो रही थी। क्योंकि इससे पहले भी तो हमने एहतजाज किए हैं, ठीक है, आप लॉन्ग मार्च वाले की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमले हुए ना, जैसे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, PTV पार्लियामेंट हमला केस, वो तो ATC में चल रहा था, PM हाउस। बिल्कुल, देखें उस वक्त जो हुआ वो
वहां पे कोई आगे नहीं लगाई गई, वहां पे कोई इस तरह की चीजें नहीं की गई जो कि उस वक्त हम लोग भी वहां थे सारे, सारा पाकिस्तान वहां पे आया हुआ था उस वक्त, पाकिस्तान की तरफ से लोग। मुझे याद है कि मैंने तो किसी चीज को नहीं तोड़ा था, या मेरे लोगों ने तो किसी चीज को नहीं तोड़ा था, या किसी चीज के अंदर एंट्री नहीं की थी। ऑन दी अदर साइड अगर हम आए अपने लिए आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि खान साहब की और आरिफ अलवी साहब की तो ऑडियो भी थी जो मंजर आम पे थी, जिस वजह से एटीसी ने बाकायदा, ये केस चल रहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और फिर उसके बाद उनको इम्यूनिटी मिल गई थी उस पूरे मामले से, दोनों हजरात को, आरिफ अलवी साहब इज वेल एंड खान साहब इज वेल। मैं देखें, अब अगर उनको इम्यूनिटी मिल रही है तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि इम्यूनिटी क्यों मिली है। मैं वापस दूसरी बात पे जाता हूं जो कुंडी साहब ने की, कि अब 6 महीने से कान में टिक 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 लोग लगे हुए हैं जी, कि जो भी करना है वो हमें उन चीजों से बिल्कुल बाहर रखा गया। हमने जितना एहतजाज किया, मेरे ख्याल से उस वक्त जब मैं पीटीआई में था किसी ने नहीं किया होगा, कभी इस लिमिट पे नहीं गया। ठीक है जी, आप देखें कि अगर पिछले 6 महीने से हमें बैक सीट पे कर दिया जाता है, बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि जी किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना, मेज पे बैठ जाएं, बातचीत कर लें, फिर दोबारा बातचीत कर लें। मैं डॉक्टर साहब से आपसे एक अर्ज अगर कर सकती हूं कि अगर ये लोग इतने कनिंग थे और इन्होंने ये सब किया, तो एटलीस्ट उनके आप लोग नाम तो खुल के बोलें कि वो अभी भी क्या हिस्सा है जमात का, या छोड़कर चले गए हैं। कौन लोग थे जो कि आपके व्यू में बाकायदा ये कानों में जिन्होंने फूंके मारी हैं और जिनकी वजह से ये सब हुआ है? एटलीस्ट से देयर नेम्स एक्सप्लिसिटली सर। देखें, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिक्स में आप कभी किसी का नाम नहीं लेते, सारी दुनिया को पता है, मीडिया भी उधर जाता था, सब लोग उधर जाते थे, सबको पता है कौन लोग पिछले 6 महीने से जमान पाक के अंदर बाहर थे, और उनको ये भी पता है कि किन लोगों ने कब्जा किया हुआ था जमान के रेड लाइन के साथ, रेड लाइन या एयर लाइन। अच्छा, सो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि एडवाइजर्स इतने कमाल के निकले कि उन्होंने इस नहज तक पहुंचा दिया सारी सिचुएशन को और पीटीआई को। सो इसलिए देखें, डिफरेंट फेजेस में से हर लीडर गुजरता है, ठीक है, और उस वक्त उसके कौन से एडवाइजर्स होते हैं, किन को आगे कर दिया जाता है, किन को पीछे कर दिया जाता है, किन की एडवाइस मानी जाती है, किन की नहीं मानी। तो अब आपने ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स देखा, ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स, अभी अपकमिंग इलेक्शन से पहले खत्म है पार्टी, या कोई आप मुस्तकबिल देखते हैं अभी भी है? मैं आपको ये बता दूं कि ओवर द पास्ट 15 इयर्स आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग करीब आए फिर दूर हो गए, डिफरेंट लोग करीब आए फिर दूर हो गए। सो लोग चेंज होते रहते हैं, मगर जो पिछले 6, 7, 8 महीनों में लोग थे, ठीक है, वो तो उन्होंने ऐसे कब्जा कर लिया। 6, 7, 8 महीनों में खास आपने एम्फेसाइज किया हुआ है कि ये जो लोग थे ना, असल ये ट्रबल मेकर्स थे। राजा साहब, फिर क्या होने जा रहा है, आपका क्या इस पे एनालिसिस है? क्या कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों ये जो मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रोज, इसका भी कुछ तस्करा कीजिएगा, इसको एक बड़ा नेगेटिव लाइट में लिया जा रहा है कि ये जो मोजिस चीफ जस्टिस से क्या वजह थी कि ये जो 2 लोग लतीफ खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब मिले हैं, और डू यू थिंक दिस इज कंप्लीटली रूटीन, कंप्लीटली नॉर्मल, बिला वजह इस चीज को इसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है? देखिए, असल में चीफ जस्टिस साहब से मिलना या उनका ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो पहले इशू आया, अगर उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था कि जी 90 डेज में इलेक्शंस ने होना है या नहीं, हर कोई यही बात करता है कि जी आप थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट पर साइड पे कर दें, लेकिन आईने पाकिस्तान तो यही कहता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही कहती रही कि जी 90 दिन में तो होना है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस भी थे, अगर वो बेंचों की गिनती में ना पड़ते तो वहां से भी गालिबन यही फैसला सबकी तरफ से आ जाता। अब भी इशू यही है कि आप देखेंगे कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे आईपीपी का नहीं पता, लेकिन जो बाकी हैं वो तो एक प्रिंसिपल पे चल रही हैं, और वो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में एक बड़ा क्लियर स्टांस लेके आएंगे। आईपीपी का तो बड़ा क्लियर, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने पहली बात ही यही की थी जब उन्होंने पार्टी का ऐलान किया था कि 9 मई के लोगों को पकड़ा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आईपीपी तो सबसे आगे ये बात कर रहे हैं। हर कोई, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर पाकिस्तानी कह रहा है कि 9 मई के वाकये में मुलव्वस अफराद को लाजमी तौर पे पकड़ा जाए और उनको कानून के और आइन के मुताबिक सजा दी जाए। लेकिन जो आइन और कानून है उसमें जो अभी पिटीशन आई है वो यही कह रही है
कि आइन और कानून कहता है जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स हैं, वहां पे चलाए जाएं इनके मुकदमे। टेक्निकली उसमें ऐसी चीजें हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं या आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की जो बातें होती हैं वो नहीं। तो क्वेश्चन तो ये है, उनकी सजा पे तो सब ही एग्री हैं। अब बात यही है कि जी आईपीपीस को हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से भी सख्त क्रिटिसिज्म का मुलाकात भी हो रही है वैसे, बाय द वे ये बात चौधरी साहब और मुराद राज साहब से पूछने वाली थी, मुलाकात भी हुई है ना दोनों और पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई तो है वैसे ही। तो फिर ये इनसाइडर हमें कोई अंदर की खबर मिले। चौधरी साहब देखे ना, नैरेटिव भी तो होना चाहिए इलेक्शंस के लिए। ये क्या कहेंगे, ये पीटीआई को क्रिटिसाइज करेंगे, आप आईपीपी के पास बोल रहे हैं कि उनके पास नैरेटिव नहीं होगा। कौन मोहम्मद साहब जो अब भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो इनके स्पोक्स पर्सन है, ये उनके बारे में क्या कहेंगे? तो ये एक ऐसी खिचड़ी पकी है कि इनको अब समझना चाहिए कि अवाम के पास इन्होंने क्या चीज लेके ये वैसे मुराद साहब से भी मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन सिंस मुझे चौधरी साहब ने पहले प्रॉम्प्ट किया, सर एक जुमले का वक्त है, बस फिर मैं वाइंड अप करूं। क्या हुआ मुलाकात में? जी मुलाकात में कोई खास ऐसी बात नहीं हुई, और जहां तक किसी इंतखाबी इत्तेहाद की बात है वो भी कोई जरूरत नहीं है हमारी। लेकिन जब आपने आगे चलना है, आपको कोई कहेगा तो नहीं? नहीं, कोई भी नहीं कहेगा और जरूरत भी नहीं कहने की। देखिए, इंतखाबात के लिए, बाकी मामलात के लिए सारी जमातों के सरबराह अगर मिल बैठते हैं तो ये खुश आइंद बात है। इलेक्शन आप अपने मंशूर पे, अपने निशान पे लड़ेंगे, बहुत सारी जगह पे लोकल एडजस्टमेंट होगी, कोई ऐसी मुल्क की सतह की कोई एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही। अच्छा, यानी कोई गवर्नमेंट के लेवल पे कोएलिशन वगैरह नहीं होने जा रही, बड़ी अहम बात है। खैर वक्त बताएगा नाजरीन, अभी तो तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।